एसएससी सीपीओ जीके जीएस पीवाईक्यू में हम लोग ये देखेंगे एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए सभी केमिस्ट्री एमसीक्यू। स्टार्ट करने से पहले कोई डाउट क्वारी हो तो आप मुझे यहां से जुड़ सकते हो। नाउ पहली जो एमसीक्यू है आपको ये बताना है कि विच गैस इज यूज्ड बाय द केमिकल लेवनर्स सच एज बेकिंग पाउडर और द बेकिंग सोडा टू लाइटन और एरिनेट द बेक्ड गुड्स। देखो आप बहुत सारे बेक चीज खाते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल केक वगैरह खाते हो तो कैसे वो फूली फूली होती है ना, फ्लफी होता है। तो ये होता वैसा होता क्यों है? तो देखो उसमें हम लोग डालते हैं बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो है ना, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब इसको गर्म करते हैं ना तो यहां से ये देखो यहाँ CO3 प्रेजेंट है ना, तो इसके कारण यहां से गैस निकलेगी। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वो केक वगैरह जो है वो फ्लफी होता है या फूला फूला होता है। आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम पेरोक्साइड। तो बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? देखो इस तरीके के सवाल जनरली मैं देखता हूं कि आपको बस केमिकल कुछ दे देंगे, उसका फॉर्मूला आपको लिखना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BaO2। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following element is are included in the same group of the periodic table। देखो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आता है ना, कुछ इस तरीके से नजर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और नीचे में ये होता है, ठीक है, इस तरीके से नजर आता है। तो यहाँ पे आप एक चीज नाम समझो, ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको दो ग्रुप मिलेंगे, ये जो इस तरीके से, टोटल कितने ग्रुप है? टोटल है 18 ग्रुप, ठीक है ना। तो पहला वाला जो दो ग्रुप है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, नाम याद रखो, एस ब्लॉक। फिर ये बीच वाला ये जो है ना, तो ये 3 से लेकर के 10 तक, तो यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। अब फिर यहाँ पे आपको जो है, यहां से फिर आपको कितने हो गए? यहाँ पे 12 हो गए, बाकी के 6 आपको यहां मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और नीचे में आपको दो इस तरीके से आपको मिलेंगे, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये एस ब्लॉक का ये जो पहला वाला जो ग्रुप है, पहला वाला जो ग्रुप है, ठीक है, तो इसमें आपको कौन मिलेगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपको वहां मिलेगा, ठीक है ना, ये पहले वाले ग्रुप में। तो ये सब कहां मिलेगा आपको? ग्रुप 1 में। और याद रखो ग्रुप 1 को हम लोग क्या बुलाते हैं? तो एल्कली मेटल, नाम याद रखो, एल्कली मेटल। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी धातु है, जो भी इसमें आपको एलिमेंट मिलेंगे ना, वो आपको धातु मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये कैसे प्रवृत्ति के होते हैं? तो एल्कली नेचर के होते हैं। एल्कली का मतलब है क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप 1 वालों की वैलेंसी कितनी होती है? तो वैलेंसी होती है 1। तो ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला ग्रुप है ना, ये दूसरे वाले ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, और दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सब याद रखना है, बार बार पूछा गया है आपके एसएससी सीपीओ एग्जाम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है ना, ये अलग अलग रूप में प्रेजेंट है, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। जैसे आप जो कोयला यूज करते हो वो भी कार्बन है, जो डायमंड है ये भी कार्बन है, या फिर आपकी पेंसिल में जो निब जो होता है ना, जो उसको ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन है। तो यहाँ पे आप देखो डायमंड की बात करो, ग्रेफाइट की बात करो, या फिर यहाँ पे आप ये देखोगे जो लॉन्स डेलाइट जो है ये भी एक कार्बन का ही एक फॉर्म है। ये ट्राई सल्फर ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपन नहीं है पूछ रहा है ना ट्राई सल्फर। इसके अलावा एक और कार्बन का फॉर्म जो है आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में, वो है क्या? बकमिनिस्टर फ्लूरेंस, ठीक है। तो बकमिनिस्टर फ्लूरेंस जो है, या फिर बहुत बार फ्लूरिन दिया जाता है ऑप्शन में, तो ये जो है, तो ये भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है, एक रूप है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बोरोन। तो बोरोन की वैलेंसी कितनी है? तो बोरोन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो 5 है, ठीक है। तो इसको कैसे अरेंज करते हैं? तो एटम को अगर आपको अरेंज करना अगर याद हो, तो यहां सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, और ये होता है ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद पहला वाला ऑर्बिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं के नाम से बुलाते हैं, के। तो ये के सेल है, इसमें आपको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद वाले में आपको कितने मिलेंगे? क्योंकि 5 है ना, तो आप कितने बच गए? 1 2 3। तो ये सबसे लास्ट वाले में, याद रखो, सबसे लास्ट वाले सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, सबसे, तो उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज याद रखना है कि जो भी एटम की बात करें, वो एटम जिस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर जिन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? या फिर शेयरिंग करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है कि वो वही उतना ही इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे उनके वैलेंसी। तो क्योंकि इसके लास्ट में 3 है, अब बोरोन जो है इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये डोनेट करेगा, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि बोरोन की वैलेंसी कितनी है, संयोजकता कितनी है? 3 है।
कोई डाउट क्वारी हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपको अगर और एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैंने अपना ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है, डायरेक्टली जुड़ो, डायरेक्टली मुझसे बात करो, मैं एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर वास्टली यूज्ड इन गन पाउडर फायरवर्क्स। तो जो गन पाउडर जो होते हैं ना, जो बारूद जो होती है, तो उसमें आप देखोगे कि कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो उसमें आपको मिलेंगे पोटेशियम नाइट्राइट, सल्फर, एक अलग, जब गन पाउडर या फिर आप दिवाली वगैरह में या दूसरे किसी फेस्टिवल वगैरह में, शादी वगैरह में पटाखे जब जलाते हो तो अलग से एक स्मेल आता है ना पटाखों का, तो वो सल्फर की प्रेजेंट की वजह से होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड नेम फॉर्मूला इज करेक्ट। तो देखो आपको बस कंपाउंड का नाम और उसका फॉर्मूला दे दिया गया है, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड का दिया है CaO ऐसे दिया है ना, CaO, ये गलत है, क्योंकि कैल्शियम देखो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं मैं बता रहा हूं। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो आपको वैलेंसी पता होना चाहिए, और ये दोनों आप काट सकते हो, तो ये वन टाइम में कट जाएगा, ठीक है। अब यहां वाला जो नंबर है ना वो इसके पास जाएगा, और यहां वाला नंबर इसके पास जाएगा, मतलब कार्बन कैल्शियम के पास में ये वाला 1 जाएगा और ऑक्सीजन के पास ये वाला 1 जाएगा, तो 1 हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, तो फॉर्मूला असल में होगा कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। ये बेसिक प्रवृत्ति का होता है, कैसा, क्षारीय नेचर का होता है, ठीक है ना, याद रखना है। मेटल के ऑक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड, ये असल ये तो एक मेटल है ना कैल्शियम, मेटल के जो ऑक्साइड जो होते हैं वो सामान्यतः जनरली कैसे होते हैं, तो बेसिक नेचर के होते हैं जनरली, मैं ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं जनरली, क्योंकि कुछ आपको ऐसे मेटल ऑक्साइड भी मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल ZnO है ना, जिंक ऑक्साइड, ये आपको, ये कैसा है, तो ये क्या बेसिक है, तो ये बेसिक भी होता है, एसिडिक भी होता है, और ऐसे वाले ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ये बेसिक प्रवृत्ति भी दिखाएगा और एसिड जो नेचर है वो भी शो करता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला दिया ये तो गलत है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का देखो कितना है, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या दिया हुआ है, Al2O3। तो देखो मैं समझाता हूं, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो ये 2 इधर चला जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा Al, ये 2 इधर जाएगा तो Al2O3। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, मतलब आपको वैलेंसी पता होना चाहिए, आपको वैलेंसी जो है ना वो याद होनी चाहिए। अब वैलेंसी अगर याद नहीं है, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो वहां से भी वैलेंसी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड वाला ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है, तो होगा ओनली 2, बस दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, ट्राइक्लोरोमीथेन इज द IUPAC नेम ऑफ। तो देखो ट्राइक्लोरोमीथेन इनमें से किसका नाम है, इनमें से किसका नाम है, तो देखो आप ये समझो, नाम आप थोड़ा सा देखो। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब इसको आप देखोगे ना तो ये ऐसा है, देखो मैं दिखाता हूं, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन का बॉन्ड है यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड है ना ये कैसा वाला बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड है, कैसा वाला बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके आप यहाँ क्लोरीन लगा दो, तो एक क्लोरीन आ गया। देखो यहाँ पे ट्राई बोला है ना, ट्राई मतलब 3 होता है, ये हाइड्रोजन को हटा के भी एक क्लोरीन ला दो, इस हाइड्रोजन को भी हटा के एक क्लोरीन ला दो, तो अब ये कैसा बन जाएगा, बीच में कार्बन, ऊपर में एक मान लो हाइड्रोजन है, इधर में एक क्लोरीन, इधर में एक क्लोरीन, इधर में एक क्लोरीन, तो ये ही जो है ना यही है आपकी क्या, यही है आपकी क्लोरोफॉर्म। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, CHCl3, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन 3 है, तो CHCl3 ये है क्लोरीन, सॉरी क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा बहुत बार मैंने देखा है SSC एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी आप याद रखो, फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, नाम याद रखो, CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ग्लिसरोल का भी बहुत बार पूछते हैं, जिसको नॉर्मली बहुत बार हम लोग ग्लिसरीन बोलते हैं ना, तो C3H8O3, तो ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखो, क्योंकि देखो जो थोड़े से फेमस वाले जो कंपाउंड है उनका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट किसका नाम है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का ही नाम है। जो ब्लीचिंग पाउडर देखा ना हमने, कैल्शियम देखो दिख रहा है ना, और ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन है ना, तो इसको हाइपोक्लोराइट बोलते हैं यहाँ पे। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कौन है, ये आपकी यही है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है। बाकी आप देखो लाफिंग गैस का भी बहुत बार पूछ लेते हैं, तो N2O, देखो आप लोगों ने बहुत बार NO2 पढ़ा होगा ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, ये N2O है, ठीक है। तो ये क्या है, लाफिंग गैस, ये गैस अगर आप इनहेल करोगे ना तो आपको हंसी आएगी, ठीक है, आपको आप ऐसे ही हंसोगे, ठीक है, पागलों की तरह। नेक्स्ट
अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड जनरल फॉर्मूला इज कॉल्ड एल्कीन। एल्कीन का ये फॉर्मूला दे दिया है और एल्केन का ये फॉर्मूला दे दिया, बताओ कौन सा करेक्ट है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाता हूं, ठीक है, कि ये है क्या, समझो, ये समझाता हूं मैं, तो एक सेकंड। हाँ, पहले यहां पे समझो, पहले तो दो नाम आपने वहां पे देखा ना, एक है एल्केन और दूसरा नाम क्या देखा आपने, एल्कीन। यहां पे आप थोड़ा सा फोकस करो लास्ट के ये पे, यहां पे क्या है, ए एन ई, और यहां पे थोड़ा फोकस करो ई एन ई, इस पे थोड़ा फोकस करो। अब समझो क्या है, देखो, कार्बन क्या करता है ना कि बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है, ठीक है, कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है, सिर्फ कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो इस तरह से लंबी लंबी चेन बना सकता है। तो एक कार्बन के ना 4 हाथ होते हैं, आप ये मान के चलो। तो कार्बन मतलब कि ये चारों हाथ से कार्बन कुछ पकड़ सकता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को पकड़ लिया, ऑक्सीजन पकड़ लिया, ऐसा। तो ये कार्बन, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन। तो यहां पे देखो सभी कार्बन के कितने हाथ है, तो आप काउंट करो, देखो इसका 1 2 3 4, इस कार्बन का देखो तो 1 2 3 और 4, ये 4 वाला, ये दोनों, ये वाला जो है ना, ये इसका भी हैंड है, इसका भी हैंड है, मतलब समझो कि एक दूसरे को हाथों से पकड़ा है। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा करके ये एक लाइन में बना रहा हूं ना, ये क्या है, ये है आपकी कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कितनी लाइन बना रहा हूं मैं, एक। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है तो वैसे वाले को हम लोग बोलते हैं एल्केन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्केन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल वाली बॉन्ड है ना, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, इस तरीके से दो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो उसको बोलते हैं एल्कीन। एक और होता है, वो भी आप जान लो, होता है क्या, एल्काइन। वाई एन ई, यहां फोकस करो वाई एन ई पे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एल्काइन। तो नाम याद रखना है, यहाँ पे वाई एन ई, यहाँ पे ई एन ई, यहाँ पे ए एन ई, ठीक है ना। नो, अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये जैसे मैंने ये बताया ना, जैसे मैंने ये दिखाया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अब बाकी के तो हाथ खाली है ना, उसमें वो क्या पकड़ेगा, हाइड्रोजन पकड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला इसका आप निकालो ना, यहाँ पे जैसे 4 कार्बन थे, है ना, तो कितने चार कार्बन ने कितने हाइड्रोजन को पकड़ा, आप अगर काउंट करो तो 4 ऊपर है, 4 8 और 10। तो फॉर्मूला क्या बनता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला पूछा जाता है बार बार। उसी तरीके से यहाँ पे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आप जो देखोगे, तो जैसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप जो है, अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो अब ये कार्बन के टोटल 4 हाथ ना, तो 2 हाथ तो इधर बिजी हो गया हाथ पकड़ने में, तो बाकी 2 हाथ खाली है, इसके इसके भी 2 हाथ यहाँ बिजी हो गए, 2 हाथ खाली है, तो इनसे ही हाइड्रोजन को पकड़ेगा ये। तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन पकड़ पाए इन लोगों ने मिलकर, 4 ना, तो CnH2n, यहाँ n क्या है, कोई भी नंबर है, n के बदले कोई भी आप 1 2 3 4 पुट कर दो। जैसे यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 2 ना, तो अगर मैं N2 पुट करूं तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 4, मतलब 2 हाइड्रोजन मिलकर के 4 कार्बन को पकड़ पाएंगे अगर ये एल्कीन है तो। समझ में आ रहा है, अगर मैं वही में 3 अगर डालता तो हाइड्रोजन कितने पकड़ पाते, 6 पकड़ पाते। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से ये होता है एल्कीन। और एल्काइन का भी इसी तरीके से, देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके कितने हाथ खाली है, सिर्फ एक, और इसका कितना है, सिर्फ एक, तो सिर्फ एक एक हाइड्रोजन ही ये लोग पकड़ेंगे। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnHn। तो ये आपको याद रखना है। तो ऊपर में जो ये जो है, तो यहाँ पे देखो CnH2n एल्कीन का दिया था, ये सही है। और एल्केन का हमने क्या देखा, एल्केन का था CnH2n+2, तो ये तो गलत हो गया ना, तो इसीलिए सिर्फ पहला वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, विच केमिकल एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर इज 31। तो एटॉमिक नंबर 31 वाला कौन सा जो है यहाँ पे एलिमेंट है, तो ये आसान है, आपको बस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं। तो ये है गैलियम। गैलियम ना एक मेटल है, ठीक है, इसको हाथ में लोगे ना तो हाथ में पिघल जाएगा। आप थोड़ा देर के लिए सोचो कि गैलियम को जैसे आप हाथ में रखोगे ना, आप अपने हाथों में रखोगे तो आपके हाथों की गर्मी से ये पिघल जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है। तो हाथों में रखोगे तो हाथ पे पिघल जाता है, तो कोरोसिव होता है, तो पिघल तो जाएगा, वहां पे आपके छाले वाले हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो देखो, आप एक चीज याद रखो, एक जनरल फॉर्मूला है, अगर किसी भी मेटल का ऑक्साइड लेते हो, किसी मेटल का अगर आप ऑक्साइड लेते हो तो वो जनरली बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जैसे सोडियम का आप ऑक्साइड ले लो, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम की ऑक्साइड ले लो, आप पोटेशियम की ऑक्साइड ले लो, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपकी क्षारीय प्रवृत्ति बेसिक नेचर का हो जाएगा। और नॉन मेटल का अगर ऑक्साइड लेते हो तो जनरली वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्ल प्रवृत्ति के होते हैं। तो बता रहा है कि इसमें से न्यूट्रल वाला कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोडियम का ऑक्साइड यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो सोडियम का ऑक्साइड क्या न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। उदासीन मतलब क्या,
न्यूट्रल मतलब क्या कि ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी ना तो बेसिक प्रॉपर्टी, एकदम न्यूट्रल, लाइक जैसे पानी। तो ये तो ऐसा नहीं है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बेसिक नेचर का है, ये तो बेसिक नेचर का है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 87? तो 87 नंबर वाला कौन है बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अगेन बस वही एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रांसियम। तो फ्रांसियम जो है ना, वो आपकी जो है एटॉमिक नंबर 87 है। देखो इस तरीके का सवाल आपके एसएससी सीपीओ जीके में पूछे जा रहा है। तो एसएससी सीपीओ 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल अच्छे से याद करके जाओ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? तो पहले तो मैं आपको आइसोटोप क्या होता है पहले तो आप ये समझो, ठीक है ना। आइसोटोप क्या होता है, दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट का आप देखोगे, यहाँ देखो किसी भी एलिमेंट के नीचे में यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं ना वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 10 लिखता हूँ, और यहाँ पे भी नीचे में 10 लिखता हूँ। तो ये नीचे में जो नंबर मैं लिख रहा हूँ ना, ये क्या है इसका, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। और ऊपर में यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं मास नंबर। तो मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, और यहाँ मान लो मैं लिखता हूँ 21। तो यहाँ पे अगर x और y दो एलिमेंट है, इनको अगर आप देखो तो क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है 10 10, लेकिन मास नंबर जो है ना ये देखो अलग अलग है। तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है ना, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है दो एलिमेंट का, लेकिन मास नंबर जो है, ठीक है, वो अगर अलग है, तो वैसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, आइसोटोप। तो ये x और y क्या है, आइसोटोप है, एक्स वाई आइसोटोप है। जैसे आप हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को आप देखोगे ना, तो हाइड्रोजन को कितने आइसोटोप है, 3 आइसोटोप है। मैं लिखता हूं 1 1 1 2 1 3। तो देखो ये 3 आइसोटोप है, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, ठीक है। तो ये तीनों हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है 1 है 1 है, यहाँ पे देखो मास नंबर अलग अलग है। तो यहाँ पे जो ट्रीटियम जो है, जो ट्रीटियम जो है ये तीसरे वाले का नाम है, ठीक है। तीसरे वाला जो ये H1 और 3 जो है ना, इसको बोलते हैं ट्रीटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। पहला वाला जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम। और दूसरा वाला जो है जहां पे मास नंबर 2 है उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। तो नाम याद रखो, बहुत बार देखा हुआ है पूछते हुए ये, ठीक है। लास्ट वाला तो ये बता ही दिया, ट्रीटियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बताओ कौन सा करेक्ट है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अच्छा ये सवाल समझाने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, एक सेकंड रुको। हमारा पीरियोडिक टेबल को जब आप देखोगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो अगेन कुछ ऐसा नजर आता है ना, कुछ ऐसा नजर आता है, नीचे में ऐसे करके ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप बाएं से, यहाँ पे आपको ग्रुप 1 मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रुप नंबर 18 मिलेगा। अगर आप लेफ्ट से अगर राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो याद रखना है कि जो एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है ना, परमाणु का जो साइज जो है, ये क्या होता है, ये डिक्रीज करेगा, कम होगा, ठीक है, ये रिड्यूस होगा अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो। और राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो उल्टा होगा। फिर अगर आप टॉप से बॉटम आ रहे हो, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ये क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अब यहां पे आप देखो क्या लिखा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज डाउन अ ग्रुप। तो अक्रॉस अ पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो डिक्रीज इंक्रीज करता है बोल रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा लेफ्ट से राइट जाने पे, तो है क्या, लेफ्ट से राइट जाने पे तो कम होता है, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया ऐसे ही। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, तो लेफ्ट से राइट जाते हो तो डिक्रीज करेगा, सही बात है। और इंक्रीज करेगा कब, जब आप डाउन जाओगे, डाउन मतलब क्या, टॉप से बॉटम जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, तब ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। बस आप इसको याद रखो, ये जो मैंने बताया, लेफ्ट से राइट जाओगे तो कम होगा साइज, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, Which of the following liquid can dissolve noble metals such as gold and platinum? तो ये जो गोल्ड एंड प्लेटिनियम है ना, इसको डिसॉल्व करने के लिए आप देखोगे हम लोग यूज करते हैं एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया क्या है, तो एक्वा रीजिया असल में HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसका असल में मिक्सचर है, मिश्रण है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप 3 लीटर HCl लो और 1 लीटर HNO3 लो, इसको मिला दो तो बन जाएगा क्या, एक्वा रीजिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं ना, इसको अम्लराज बोलते हैं, ठीक है, अम्लराज बोलते हैं। तो ये रेशियो भी पूछा जाता है। तो एक्वा रीजिया में HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है, तो 3:1 होता है। याद रखो 3 HCl है और 1 HNO3 है, ठीक है। बाकी क्लोरोफॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या होता है, तो CHCl3 होता है।
फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड क्या होता है ये भी जान लो, पूछा जाता है बार बार। तो फॉर्मिक एसिड का पहले तो फॉर्मूला आप देख लो, तो HCOOH, तो ये है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। कहां मिलेगा आपको फॉर्मिक एसिड? तो जो चींटी वगैरह काटती है ना, चींटी काटती है या हनी बी डंक मारती है, तो जो दर्द होता है ना, पेन होता है उसी उसमें, तो क्यों ये दर्द होता है? फॉर्मिक एसिड के कारण। फॉर्मूला देख लो, HCOOH। इसका दूसरा नाम भी है मीथानोइक एसिड, नाम याद रखो, मीथानोइक एसिड। और एसिटिक एसिड कहां मिलेगा? तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पहले देख लो, तो CH3COOH ये है। ये कहां मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको कहां पे? जैसे विनेगर है ना, आप फास्ट फूड वगैरह खाते हो तो देखते हो ना, एक पानी के जैसा कुछ डालता है, वो विनेगर है, तो उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है। और दूसरा एक और नाम क्या है? इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। ये सब याद रखो, बार बार पूछा जाता है एसएससी सीपीओ एग्जाम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड नेम फॉर्मूला इज करेक्ट? तो कंपाउंड का नाम दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया, बताओ कि कौन सा करेक्ट है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का तो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा ना, यहाँ पे देखो ना HCl, तो ये तो देखा H2Cl लिखा ना, तो गलत है ये। ठीक है ना। अब H2Cl क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो जैसे मैंने बताया ना, 1 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, तो ये क्या होगा? HCl। अगर आपको वैलेंसी निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक छोटा सा वीडियो में लेके आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी एक और चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, तो वहां मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आ जाऊंगा जहां मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करके वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप बताना मुझे। और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला HS2 नहीं, H2S होता है, तो दोनों के दोनों गलत है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखो, कंपाउंड विथ एग्जैक्टली 2 डबल डबल कार्बन बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जब होता है तो क्या बोलते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं, है ना, ALKENE, एल्कीन। ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड जो है ना, उसको बहुत बार डाइन्स भी बोलते हैं, यहाँ पे देखो ENE, डाइन। ठीक है, तो डाइन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको, डबल डबल एल्कीन, और सिंगल होने पे एल्केन। ठीक है, सिंगल होने पे ANE, है ना, एल्केन। और अगर 3 बॉन्ड हो गया तो YNE, एल्काइन। ठीक है। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑन कंबंशन ऑफ द एक्सेस एयर लिथियम फॉर्म मेनली द ऑक्साइड, तो लिथियम, लिथियम सोडियम है, लिथियम एक मेटल है, अब इसका कंबंशन करोगे तो लिथियम का ऑक्साइड बनेगा, तो ठीक बात है। अल्कली मेटल हैलाइड, अब ये वर्ड थोड़ा फोकस करो। अल्कली मेटल, पहले अल्कली मेटल होता कौन है? तो मैंने बताया था ना, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट जो होते हैं उनको बोलते हैं अल्कली मेटल। तो जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम जो है ना, एक अल्कली मेटल है। अब इसके हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्या? जब किसी मेटल में हैलोजन ग्रुप का, हैलोजन कौन सा होता है? पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 है, 17 है, उसको बोलते हैं हैलोजन। कौन कौन है इसमें? हैलोजन में कौन कौन है? तो जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजोन्स हैं। तो एल्कली मेटल जब हैलोजन हैलोजन से रिएक्ट करता है, मान लो तो एल्कली मेटल तो सोडियम हमारा हो गया, हैलोजन एग्जांपल क्लोरीन, तो ये जब रिएक्ट कर रहा है तो देखो क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है, एक सॉल्ट है। तो क्या बोल रहे हैं? एल्कली मेटल हैलाइड, है ना। और हाई मेल्टिंग पॉइंट कलरलेस, तो ये NaCl, NaCl तो जो खाने वाला नमक होता है, क्या कलरलेस होता है? क्या कलरलेस तो नहीं होता है ना, लिक्विड होता है, क्या नहीं होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ओनली 1 करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड? देखो, कैल्शियम तो कैल्शियम हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड OH को बोलते हैं, OH को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। तो कैल्शियम, ठीक है, का वैलेंसी 1, हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी, कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रो ऑक्साइड का वैलेंसी होता है 1, तो ये 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो क्या बनेगा? Ca, ये 1 इधर जाएगा तो 1, 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, और OH का यहाँ पे कितना 2 जाएगा ना, तो 2 दोनों को मिलेगा, तो CaOH ट्वाइस। ये कैसा? बेसिक क्षारीय प्रवृत्ति का है, नेचर है। ठीक है ना, क्षारीय, क्षार है ये, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे CaOH ट्वाइस। वैलेंसी याद रखो, आराम से काम बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस? तो अगर आप फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एक एटम को आप देखोगे तो ठीक है, फॉस्फोरस है, ठीक है ना, लेकिन आप अगर फॉस्फोरस को ढूंढने जाओगे तो ये अकेला नहीं मिलेगा, ये ग्रुप में मिलेगा, है ना। तो फॉस्फोरस का आपको मॉलिक्यूल मिलेगा, क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है ना। तो फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में आपको टोटल कितने? 4 फॉस्फोरस मिलेंगे। टोटल कितने फॉस्फोरस मिलेंगे? 4 फॉस्फोरस के एटम मिलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा मतलब 4, है ना। तो फॉस्फोरस कैसा है? तो टेट्रा एटॉमिक है। ठीक है। डायटोमिक कैसे है? जैसे नाइट्रोजन आप कैसे लिखते हो? N2 लिखते हो ना नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कैसे लिखते हो? H2। तो हाइड्रोजन हो गया डायटोमिक, हाइड्रोजन को बोलेंगे डायटोमिक, नाइट्रोजन को बोलेंगे डायटोमिक। मोनोएटॉमिक कौन सा हो जाएगा? जैसे सोडियम, सोडियम को हम लोग सिर्फ Na लिखते हैं ना, या आयरन को कैसे लिखते हैं? Fe लिखते हो, तो ये हो जाएगा मोनोएटॉमिक। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज केमिकल नेम एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है CO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, जो बेकिंग सोडा जो यूज करते हैं आप, बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिलेगा, ठीक है ना। देखो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में छोटा सा डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में आपको ये मिलेगा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन बेकिंग पाउडर में ना आपको इसके साथ कुछ और एसिडिक सॉल्ट भी मिलेंगे, एसिडिक सॉल्ट, समझ में आ रहा है। बेकिंग सोडा में सिर्फ ये मिलेगा, लेकिन बेकिंग पाउडर में आपको ये तो मिलेगा, उसके साथ में कुछ एसिडिक सॉल्ट आपको मिलेंगे। वॉशिंग सोडा आप जान लो, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी बार बार पूछा जाता है। तो Na2CO3, देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे H है, यहाँ H नहीं है, तो Na2CO3 ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ठीक है, और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 इधर गया और ये 1 इधर गया, तो Na2CO3। तो ये क्या है, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा जनरली आप देखोगे ना तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, Na2CO3 और यहाँ पे मिलेगा डॉट 10H2O। असल में आपको फॉर्मूला ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 10H2O है ना, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है एसएससी सीपीओ एग्जाम में कि बताओ वॉशिंग सोडा में कितने वाटर के मॉलिक्यूल है। वॉशिंग सोडा में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल है, तो कितने हैं, टोटल 10 है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जान लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वो हाथ वगैरह अगर फ्रैक्चर हो जाए टूट जाए तो प्लास्टर लगाते हैं ना, वो पेरिस वाली है ना। तो पेरिस ऐसा नहीं कि पेरिस से लेके आते हैं, बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट है, और यहाँ पे हाफ H2O मिलेगा, हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, हाफ होता है। और जब इसमें आप पानी ऐड कर दोगे, वाटर ऐड कर दोगे, तो ये हाफ नहीं हो करके ये बन जाएगा आप क्या, CaSO4, ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2O बन जाएगा, 2H2O। और तब जाकर के इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिप्सम। तो देखो अगर हाफ वाटर रहा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 2 वाटर रहा तो क्या बोलते हैं उसको, जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। नेक्स्ट अगले एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ये थोड़ा सा आप समझो, यहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन का देखो ये चेन है। अब ये जैसे मैंने बताया ना, कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बनाता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। जैसे जैसे हम लोग जो भी पेट्रोल डीजल केरोसिन LPG CNG यूज कर रहे हैं ना, उसके अंदर असल में हाइड्रोकार्बन ही है। अगर कार्बन कार्बन देखो, कार्बन का कोई भी हाथ खाली है, कार्बन ने अपने सभी हाथों से हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है, ऐसे केस को क्या बोलते हैं कि ये कैसा है, तो सैचुरेटेड है। कैसा है, सैचुरेटेड है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस केस में हम लोग उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। देखो मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं ये चीजें, ठीक है, क्योंकि बताने से तो और भी डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा, डिटेल में करने के लिए अलग से वीडियो लाना पड़ेगा इस टॉपिक पे। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वैसे केस को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सैचुरेटेड है अगर सिंगल वाला है तो, और डबल ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड। तो आप सवाल देख लो थोड़ा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव, ठीक है, एंड नॉट इन द इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ। देखो आपको सबसे पहले समझ लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत वाला बताना है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वहां पे तो आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, तो ये और ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट कार्बन कंपाउंड also रिलीज हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। हाँ, तो जो कार्बन के कंपाउंड्स जो है ना, जैसे पेट्रोल डीजल जलाओगे तो क्या आग निकलती है, हीट निकलता है कि नहीं निकलता है, तो बिल्कुल ये सही बात है, पहला वाला भी सही है। कार्बन कंपाउंड कैन नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबंशन। कार्बन का किसी कंपाउंड को लो, अब उसको अगर आप जलाओ तो क्या ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। तो ये वाला गलत हो गया, 3 वाला गलत हो गया, ठीक है, 3 वाला गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो उसमें चाहे तो हम लोग हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। देखो अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, आपको मन कर रहा है कि डबल को हम ना सिंगल बॉन्ड में बना दे, डबल को अगर हम सिंगल बॉन्ड में बना दे तो क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैटलिस्ट, जैसे हम लोग जो है निकल वगैरह या पैलेडियम, कुछ कैटलिस्ट जो है ये यहाँ पे ऐड करते हैं, और इससे हम लोग चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं ये, ठीक है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एल्कली मेटल। एल्कली मेटल याद आ रहा है आपको, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 वाले है ना, जैसे सोडियम लिथियम हाइड्रोजन भी उसी में है, ठीक है।
तो जो भी अल्कली मेटल्स है वो क्या है, वो और जो भी अल्कली मेटल्स है वो जनरली आप देखोगे हल्का सिल्वर कलर का है, सॉफ्ट होता है। जैसे आप सोडियम को, जैसे अगर आप कभी देखो ना तो वो लाइक च्युइंगम की तरह होता है ना, उसको आप चाहो तो काट सकते हो चाकू से, एकदम सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये तो सही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल जो है ये लो होता है। अब ये पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है पहले तो थोड़ा सा समझ लो ये, ठीक है, फिर आगे मैं समझा रहा हूं। तो देखो, जैसे आप किसी आप फॉर एग्जांपल किसी आप एटम को लो, तो किसी एटम का यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, फिर दूसरा वाला ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस बाहर वाले, सबसे बाहर वाले सेल में, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को आप चाहो तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो आपको जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जनरली अल्कली मेटल के केस में थोड़ा सा एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं क्या कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनका कम होता है। ठीक है, और जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, जितना बड़ा एटम का साइज होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही कम होता है। तो एक एटम इतना साइज का है, दूसरा एटम इतना बड़ा साइज का है, किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, तो बड़े वाले का, क्योंकि इसका यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ग्रुप वन वाले को अल्कली मेटल बोलते हैं, सही बात है बिल्कुल। और अल्कली मेटल की वैलेंसी 2 होते हैं, नहीं, जितने भी अल्कली मेटल है उन सब की वैलेंसी होती है 1। वो लोग एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, 2 लिखा है यहाँ। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द केमिकल एलिमेंट एंड सिंबल इज करेक्ट। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एच। सोडियम का सिंबल Na। वैसे फास्फोरस का सिंबल P, पोटेशियम का PO, नहीं, पोटेशियम का है K। ठीक है, पोटेशियम का PO नहीं है, K है। आयरन का Fe ठीक है, आयोडीन का I ठीक है, तो पोटेशियम का ना वो क्या होना होगा, K होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड आपको क्या में मिलेगा, है ना, तो मैलिक एसिड आपको मिलेगा किसमें, एप्पल में, सेव में मिलेगा मैलिक एसिड। लेमन में तो मिलेगा आपको साइट्रिक एसिड। लेमन में आपको क्या मिलेगा, जो खट्टे जो भी फल है, सिर्फ लेमन नहीं, जैसे ऑरेंज वगैरह, संतरे वगैरह होगा ना, जो थोड़े खट्टे फल होते हैं, वहां पे आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है, और टैमरिंड में आपको मिलेगा टर्मेरिक एसिड। ठीक है, जो इमली जो होती है, टार्टरिक एसिड मिलेगा आपको, कौन सा, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फ्यूज वायर पहले तो काम कैसे करता है थोड़ा समझ लो, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है ना, देखो, मान लो आपके घर में यहाँ पे है टीवी, है ना, आप टीवी, और आप टीवी में, लैपटॉप, कंप्यूटर में आप देख रहे हो क्या, क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू का वीडियो देख रहे हो, है ना, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब मान लो यहाँ से आपकी वायर आई हुई है, और सडनली कहीं पे कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया, तो क्या होगा, बहुत सारी करंट अंदर अंदर जाएगी, बहुत सारी करंट जो है वो अंदर जाएगी, और वो आपके टीवी में जाएगी, आपका टीवी हो जाएगा खराब, है ना, या फिर आपका लैपटॉप कंप्यूटर हो जाएगा खराब, क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू नहीं देख पाओगे, प्रॉब्लम होगा। तो इससे बचाने के लिए क्या करो, तो आप आपके इस वायर के रास्ते में ना क्या लगा दो, एक फ्यूज लगा दो। अब फ्यूज के अंदर क्या होगा, एक फ्यूज वायर। अब फ्यूज वायर का प्रॉपर्टी क्या है, ये जो फ्यूज वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस, इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, तो बहुत हाई होगा। तो होगा क्या, जब करंट जब आएगी ना, तो देखो, जब कभी किसी वायर से करंट फ्लो होती है ना, तो वायर गर्म होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता, उतना ही ज्यादा वो वायर गर्म होगा। तो मान लो ये बहुत ज्यादा करंट आ गई, तो इससे क्या होगा, ये फ्यूज वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब बहुत, और ये फ्यूज वायर का ना जो मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक बिंदु जो होता है, ये काफी कम होता है, लो होता है। तो होगा क्या कि जब बहुत ज्यादा करंट आएगी तो ये फ्यूज वायर गर्म होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, तो ये फ्यूज वायर जो है ये पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि बीच में आपका ये जो वायर जो था ना, बीच में आपका जो वायर जो था, ये आपका टूट जाएगा, टूट के नीचे गिर जाएगा, है ना, पिघल जाएगा। और आपका करंट जो है, क्योंकि करंट वायर तो टूट गया ना, तो आपका करंट अब इधर जाएगा नहीं जाएगा, इससे आपका टीवी कंप्यूटर बच गया, मजे से क्लास ऑक्साइड आप बाद में देख सकते हो, बस फिर से फ्यूज वायर लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या ऑप्शन है, तो इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है वो कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच फॉर्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो, उदाहरण के लिए मान लो मैं बोलता हूं मीथेन, फॉर्मूला क्या है, CH4। तो मीथेन को देखोगे तो इसका अगर आप 3D डायग्राम देखोगे ना, तो ये कुछ हाइड्रोजन, ये थोड़ा पीछे, मतलब थोड़ा सा 3D टाइप में है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा 3D टाइप में है, ऐसा नहीं कि एकदम प्लेन है। लेकिन अगर हमको किसी थ्री डी मॉलिक्यूल का अगर हमको इमेज बनाना है ना, 2D में, पेपर में, कंप्यूटर स्क्रीन या पेपर तो 2D होता है ना, 2 डायमेंशन होता है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो डैश वेव्स फॉर्मूला जो है यूज करते हैं ये करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं।
Which atomic number of the element of periodic table is named after the Alfred Nobel? Alfred Nobel, इनके नाम पे ही तो नोबेल प्राइज मिलता है। देखो इनके बारे में मैं थोड़ा सा मैं बताऊं, आपको पता होगा ना कि नोबेल प्राइज बहुत बड़ा प्राइज है वर्ल्ड का। तो ये अल्फ्रेड नोबल ने ना डायनामाइट का आविष्कार किया, डायनामाइट को खोजा। ठीक है, डायनामाइट। इससे ये दुखी हो गए क्योंकि डायनामाइट तो एक तरह का वेपन है ना, एक तरह का बॉम्ब है जिसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबल ने फिर ये कहा कि मैंने जो ये डायनामाइट जो ढूंढा, मुझसे तो ये गलती हो गया। उससे ये दुखी भी थे, सैड भी थे। तो इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि ये क्या करेंगे कि मानव सभ्यता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अगर कोई भी पर्सन कुछ अच्छा काम करेगा तो इनके पास पैसे बहुत थे, मनी काफी था इनके पास। तो इन्होंने ये कहा कि मेरे पैसे लो आप लोग, एक संस्था बना दिया इसने। अब बोला कि मेरे पैसे लो, अब मानव सभ्यता के लिए, मानवता के लिए अगर कोई भी काम अच्छा कर रहा है, कोई भी पर्सन कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको आप प्राइज दो, उसको अवार्ड दो। तो वहीं से नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये जो नोबेल प्राइज इन्होंने ढूंढा, तो इनके नाम पे एक एलिमेंट ढूंढा गया बाद में, जो 102 नंबर, जैसे एक नंबर पे हाइड्रोजन है ना, एक नंबर पे हाइड्रोजन है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, वैसे ही 102 नंबर पे आप जाओगे ना तो आपको एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, नाम है क्या, नोबेलियम। नोबेलियम, ठीक है, नोबेलियम। और ये किनके नाम पे रखा गया है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है। तो नाम है रखा नोबेलियम 102 नंबर वाला, तो इनके नाम पे रखा है, उनके सम्मान में रखा गया है नाम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया? पहले तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है ना, अब क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ मास। तो नाइट्रोजन का जो मास जो है वो होता है कितना, 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो अमोनिया में आप देखो नाइट्रोजन तो एक है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है। तो एक हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 3 AMU। अब इसका रेशियो लोगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन के लिए 4, ठीक है ना, और हाइड्रोजन कितनी 3 है तो उसके लिए क्या आ जाएगा 3, तो 14:3। ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। The member of family of element that have all the elements same proton but different number of neutron are called। तो ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आइसोटोप्स है ना। आइसोटोप में क्या होता है, दो एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, वो सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटोन। तो याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटोन जो है ना वो सेम होता है। ठीक है ना, अब मास नंबर जो है वो अलग होगा। तो वैसे केस को क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आइसोटोप। आइसोबार क्या होता है ये भी आप जान लो। अगर कोई दो एलिमेंट है, कोई दो एलिमेंट ए और बी है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है, एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो मास नंबर है, जो मास नंबर है वो अगर सेम है, तो वैसे केस में उसको बोलेंगे आइसोबार, उसको आइसोबार बोलते हैं। तो याद रखो, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोप में क्या, एटॉमिक नंबर जो है ये सेम होता है, और मास नंबर जो है ये अलग होता है, ये डिफरेंट होता है। ये है आइसोबार का कहानी, सॉरी आइसोटोप्स का कहानी, ये आइसोटोप्स है। ठीक है ना, और आइसोबार में क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर आपकी अलग अलग होगी और मास नंबर सेम होगा। ठीक है, आइसोटोन क्या होता है ये भी आप जान लो। आइसोटोन में दो एलिमेंट को आइसोटोन तब बोलेंगे, मान लो एक एलिमेंट P है, दूसरा एलिमेंट Q है, और इसको आइसोटोन तब बोलेंगे जब P का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन Q का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। तो P में जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन Q में होंगे। ठीक है, और इनका जो प्रोटॉन का नंबर जो है वो अलग अलग होगा। तो आइसोटोन कब बोलेंगे समझो, अगर न्यूट्रॉन का नंबर सेम सेम और प्रोटॉन का नंबर अलग अलग, तो वैसे केस में आइसोटोन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, who was credited with discovery of hydrogen isotope or heavy hydrogen for which he later received the Nobel Prize। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था ना, 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, एक तो 1,1 वाला, एक 1,2 वाला, और एक 1,3 है ना। तो यहां पे इसको ढूंढा किसने, तो इसको ढूंढने का काम किया था किसने, तो हैरोल्ड C. यूग्रे। ठीक है, यूरे ने। ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला इनके लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डरलेस टेस्टलेस नॉन टॉक्सिक गैस, ठीक है, जिसमें 93.5% मीथेन नाइट्रोजन ये होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गैस है जिसमें आपको मीथेन मिलेगा 93% तक। तो एलपीजी में आपको ब्यूटेन गैस मिलता है, एलपीजी में ना आपको ब्यूटेन मिलेगा, आइसो ब्यूटेन मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा आंसर। क्लोरीन तो अलग ही चीज है, Cl2। बाकी ये दो बच गए, ये दोनों में मीथेन है, दोनों में मीथेन मिलेंगे। लेकिन गोबर गैस में ना आपको 50 से 70%, 50 to 70% मीथेन मिलता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4। और सीएनजी में आपको इतना परसेंट मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीएनजी। सीएनजी वाली गाड़ी चलती है ना। नेक्स्ट,
Which of the following type of element is included in the leftmost group of the periodic table? तो periodic table में आप सबसे लेफ्ट में देखोगे तो सबसे लेफ्ट में आपको जो ग्रुप नंबर वन जो है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो ग्रुप नंबर वन में मिलेगा आपको बेस मेटल। याद रखो ये सब। ग्रुप वन क्या है? एल्कली मेटल ना, वो बेसिक नेचर का होता है एल्कली मेटल। फिर ग्रुप टू में क्या है? अल्कालाइन अर्थ मेटल। नाम याद रखो, अल्कालाइन अर्थ मेटल, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर जो 18 जो है, यहां पे आपको मिलेंगे इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस ग्रुप नंबर 18 में मिलेंगे आपको। हैलोजन मिलेंगे ग्रुप नंबर 17 में, ठीक है। हैलोजन मिलेंगे ग्रुप नंबर 17 में, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 में आपको मिलेंगे चैल्कोजेंस मिलेंगे 16 में। नेक्स्ट, तो यहां पे देख लो, इन विच ऑफ द एलिमेंट पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थोड़ा देर पहले मैंने बताया ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी है हैलोजोन ग्रुप नंबर 17 वाले हैं ये, ठीक है। और चैल्कोजोन मैंने बताया ना ग्रुप नंबर 18, ठीक है। अच्छा, ये एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स क्या है ये समझो। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल तो ऐसा नजर आता है, ठीक है। और नीचे में आपको इस तरीके से एक लाइन नजर आती है ना, तो ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ठीक है। ये एस पी, ये डी है, ये एफ है, ये एफ ब्लॉक बोलते हैं इसको। तो एफ ब्लॉक में यहाँ पे जो एलिमेंट जो है ना, तो यहाँ पे दो सीरीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं क्या? एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स। तो ये असल में यहाँ के एलिमेंट है जिनको अलग से दिखाया गया है। ये असल में अगर आप देखोगे ना तो ग्रुप नंबर 3 में मिलेंगे आपको, लेकिन इनको अलग से दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, in 1898, whose theory propounded that iron group bonded to the metal by secondary bonding have spatial arrangement corresponding to different characteristics coordination number। तो देखो, एक थ्योरी है, एक अल्फ्रेड वैगनर ने एक थ्योरी दिया जिसमें इन्होंने बेसिकली ये बताया कि जो भी आयंस है, ठीक है, जो भी आयंस है, आयन जैसे कौन सा हो गया, जैसे मान लो OH माइनस, ये एक आयन है ना, ये सोडियम Na+, ये एक आयन हो गया, ठीक है। तो ये जो भी आयन जो मेटल से बॉन्ड बनाते हैं, वो आयन जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो उनका किस तरीके से वो बॉन्ड बनाते हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में अल्फ्रेड वेर्नर ने अपना थ्योरी दिया था, ठीक है, 1898 में। तो कोई डाउट क्वारी हो तो आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ये मेरे कुछ चैनल्स है। अगर करंट अफेयर देखना है तो क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, और जीके की तैयारी में करवाता हूँ क्लास ऑक्साइड स्टडी में, तो इनको चेक करना बिल्कुल ना भूलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर आप जरूर करें। थैंक यू।